नमस्कार, आदाब और जय सत श्री अकाल। हम आपके दोस्त आशीर्वाद आपके लिए यह इतिहास की कक्षा प्रारंभ की गई है, जिसको मैं आज फिर कंटिन्यू कर रहा हूं, जिसमें इतिहास की है, जिसमें डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल्स यानी मूल निवासियों का विस्थापन, हिस्ट्री 11th का चैप्टर 10th के बारे में आज हमारी कक्षा आगे प्रारंभ की जाएगी, जिसमें यह इसका पहला पार्ट होगा। उससे पहले आपको थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी, जिसमें यह आपके लिए इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से बिल्कुल मुफ्त कक्षा चलाई जा रही है, जिसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना है, बशर्ते एक चार्ज के तौर पर आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें। चलिए आगे देखते हैं। एक और जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपके जो भी रिलेटिव होंगे, सगे संबंधी होंगे, उनको आप बता दीजिएगा कि आपके लिए जनरल कंपटीशन के लिए, जैसे स्टेट पीसीएस के लेवल तक के लिए, आपके लिए कक्षा 15 दिसंबर से मुफ्त चालू की जा रही है, जिसमें आपको जीएस पोर्शन कवर की जाएगी। आने वाले समय में और आपके लिए नई नई चीज़ों का इसमें समावेशन किया जाएगा। चलिए फिलहाल इसके बाद हम कक्षा को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें यह हमारा जो है मूल निवासियों का विस्थापन यानी डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल, यह कौन थे। और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि 11वीं क्लास जो है, कक्षा है, यानी 11th क्लास जो है, इसमें हम ज्यादातर वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में ही चर्चा करते हैं, यानी विश्व इतिहास के बारे में ही पढ़ते हैं, जिसमें यह 10वां इकाई है। कहता है दिस चैप्टर recounts some aspects of the histories of the native people of America and Australia. Native people, who is native people? Native people यानी नेटिव पीपल कौन थे? दैट मीन्स वहां के मूल निवासी कौन थे, जो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे विवाद छिड़ी। यह घटना अगर आप बात कीजिएगा तो यहाँ पे यूरोपियन पीपल की अगर बात करते हैं तो यहाँ से, और प्लस में अफ्रीकन पीपल की बात करते हैं यहाँ से। ये दोनों आपको ध्यान देना होगा कि नेटिव पीपल की बात क्यों होती है, बिकॉज हु इज नेटिव, हु इज नेटिव, नेटिव यूरोपियन एंड अफ्रीकन both are non-native peoples of America। आपको पता होगा कि एक ने स्लेब बनाई और दूसरा स्लेब बना, एक ने दास बनाई और दूसरा दास बना। तो दास बनाने वाले यूरोप वाले थे, जिन्होंने स्लेब्स को पैदा किया, और दास बनने वाले अफ्रीका के थे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। आपको पता है कि नेल्सन मंडेला के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने 28 इयर्स अपने जो बहुमूल्य प्रीसियस लाइफ होती है उसको उन्होंने जेल में बिताने का काम करा। क्यों? दक्षिण अफ्रीका में जो गोरों का राज था उसको खत्म करने के लिए उन्होंने 28 साल जेल में अपने जीवन को व्यतीत किया। उसके बाद वहां जाकर के 1994 में, 1994 में आपने देखा कि वहां पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट की जाती है। उसके बाद वहाँ 1996 में एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है, जो वहाँ के दोनों नेटिव्स, वहाँ के नेटिव्स माने गए, यानी दोनों निवासियों का जो वहाँ पे रहते थे, एक अफ्रीकन और दूसरा यूरोपियन, दोनों के लिए समान अधिकार की बात की गई, इक्वल राइट्स की बात की गई। तो इस अध्याय में नेटिव्स पीपल की बात करते हैं। तो मैंने कहा नॉन नेटिव्स, नॉन नेटिव्स कहने का मतलब है कि मूल निवासी कोई नहीं था, सीधी बात है, सब लोग जाकर के बसे। अच्छा, एक बात आप लोग बता सकते हैं, अमेरिका की खोज किसने की थी? हैव यू एनीवन? आगे
जब यूरोप से आए इन उपनिवेशों के बासिंदे यूरोपीय मातृदेश से स्वतंत्र हो गए तो उन्हें राज्य या देश दर्जा हासिल हो गया। जब बताया हमने, जब उनकी आज़ादी यूरोप द्वारा हो गई तो उसके बाद उनको एक स्टेटस के तौर पर स्टेट और नेशन का खिताब मिल गया। आगे, टिल द मिडिल ऑफ द 20th century American and Australian history textbooks used to describe how Europeans discovered the Americas and Australia. They hardly mentioned the native peoples except to suggest that they were hostile to Europeans. ठीक है, आगे 20वीं सदी के मध्य तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में यह बताया जाता था कि वे किस तरह उपनिवेशियों ने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। उनमें यहाँ के मूल बासिंदों का शायद ही कभी जिक्र होता था, सिवाय यह के प्रति उनका रवैया शत्रुतापूर्ण था। आगे देखिएगा, अब है यूरोपियंस या इंपेरियलिज्म, यूरोपीय साम्राज्यवाद। अगर हम चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि द अमेरिकन एम्पायर्स ऑफ स्पेन एंड पोर्तुगाल डिड नॉट एक्सपेंड आफ्टर द 17th century। आपने देखा 17वीं शताब्दी के बाद पुर्तगीज वगैरह और स्पेनिश वगैरह अपने साम्राज्य को आगे नहीं ग्रोथ कर पाए ड्यू टू रीजन। फ्रॉम दैट टाइम अदर कंट्रीज फ्रांस, हॉलैंड एंड इंग्लैंड began to extend their trading activities and to establish colonies in America, Africa and Asia. Ireland was also virtually a colony of England as the landowners there were mostly England settlers। यानी जितने भी लगभग आपने आयरलैंड वगैरह इन सब के बारे में देखा, ज़्यादातर जो थी वह इंग्लैंड की सेंटर बन चुकी थी। मतलब उपनिवेश का काम इंग्लैंड ने कर लिया था, जिसके कारण से पुर्तगीज वगैरह की शक्ति आगे चल करके कम होने लगी, पावर्स उनकी लैप्स होने लगी। आगे कहा, स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्य का 17वीं सदी के बाद विस्तार नहीं हुआ, स्प्रेड नहीं हुआ उनके साम्राज्य का। तब तक फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना और अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में अपने उपनिवेश बसाना शुरू कर दिया। आयरलैंड भी कमोबेश इंग्लैंड का उपनिवेश ही था। जो आयरलैंड था, जिसको वहाँ के पीपल को हम लोग आयरिश बोलते हैं, लगभग वह एक तरह से इंग्लैंड का कॉलोनी ही था, क्योंकि वहाँ बसे हुए ज़्यादातर भूस्वामी अंग्रेज ही थे। मतलब जितने भी लैंड ओनर थे वहाँ पे आयरलैंड में अप्रोक्सीमेटली अगर हम कहें तो वह इंग्लैंड वाले ही, यूरोपियन ही थे, इंग्लैंड वाले ही थे। जिसके कारण से कहा, इन साउथ एशिया trading companies like the East Indian Company made themselves into political powers, defeated local rulers and annexed their territories. They retained the older when developed administrative systems and located taxes from landowners. Later, they built railways to make trade easier, excavated mines and established big plantation। जैसे कहा कि दक्षिण एशिया में व्यापारिक कंपनियों ने अपने को राजनीतिक सत्ता का स्वरूप दिया, स्थानीय शासकों को हराया और अपने इलाके का विस्तार किया। उन्होंने पुरानी
सुविकसित प्रशासकीय व्यवस्था को जारी रखा और भूस्वामियों से कर वसूलते रहे। बाद में उन्होंने व्यापार को सुगम बनाने के लिए रेलवे का निर्माण किया, खदानें खुदवाई और बड़े बड़े बागान स्थापित किए। प्लांटेशन जिसको कहा, आपने देखा कि चाय की खेती के लिए, कॉफी की खेती के लिए, नील की खेती के लिए उन्होंने प्रमोट, जिसको इंडिगो कहते हैं, इनके लिए उन्होंने यूरोपियों ने आम लोगों को प्रमोट करने का काम किया और सत्ता में अपनी साझेदारी के माध्यम से उन पर सत्ता में भी अपने बड़े बड़े पोस्ट पर अपने जितने भी उनके लोग होते थे, जो उनके खास लोग होते थे, उनको बिठाने का काम किया करते थे। ठीक है। In Africa, Europeans traded on the coast, except in South Africa, and only in the late 19th century did the venture into the interior. After this, some of the European countries reached an agreement to divided up Africa as colonies for themselves। ठीक है। इसके बारे में कहा, दक्षिणी अफ्रीका को छोड़कर शेष पूरे अफ्रीका में यूरोपीय लोग सर्वत्र समुद्र तटों पर ही व्यापार करते थे। कारण था कि वह अंदर जाने से डरते थे। ठीक है, जिसे कहा आगे, इसके बाद कुछ यूरोपीय मुल्कों के बीच अपने उपनिवेशों के रूप में अफ्रीका का बंटवारा करने का समझौता हुआ। जब वह अंदर पे प्रवेश कर गए तब कहता है नॉर्थ अमेरिका के बारे में, उत्तरी अमेरिका, जिसमें कहा द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एक्सपेंड फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल। कहां तक? एक्सपेंड फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल, जो नीचे का पोर्शन है, टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, from the Pacific to the Atlantic Ocean, west of the chain of the Rocky Mountains, in the desert of Amazon and Nevada, still further west the Sierra Nevada Mountains, to the east the Great Plains, the Great Lakes, the valleys of the Mississippi, and the Ohio and the Appalachian Mountains, जिसमें कहा उत्तरी अमेरिका का महाद्वीपीय लघु उत्तरीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक उत्तर प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला है। पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला के पश्चात पश्चिम में अरिजोना और नेवाडा की मरुभूमि है। थोड़ा और पश्चिम में सियरा नेवाडा पर्वत है। पूरब में ग्रेट विस्तृत मैदानी इलाके, विस्तृत झीलें, मिसिसिपी और ओहियो और अपलाचियां पर्वतों की घाटियां अवस्थित है। यह हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका की, जो आज भारत जैसी ही उसकी स्थिति है, कुछ खास हम नहीं कह सकते हैं। बात करते हैं यहाँ की, तो यहाँ दुनिया की सबसे लंबी अगर देश की बात करते हैं तो वह चिले है, जिसको चिली बोलते हैं, सबसे लंबी है। फिर आप देखते हैं उसी तरह से इसमें अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, बोलिविया है, ये सारे उसके पड़ोसी देश हैं। मतलब पड़ोसी देश इन द सेंस कहने का मतलब उस कॉन्टिनेंट में जो निवास एस्टेब्लिश्ड जो कंट्री है वह है। देखिए उत्तरी अमेरिका का, हाँ ठीक है, आगे देखिएगा। टू द साउथ इन मैक्सिको 40% ऑफ कैनाडा इज कवर्ड विद फॉरेस्ट, oil, gas and minerals resources are found in many areas, which explains the many big industries in the USA and Canada
today wheat, corn, and fruit, and growing extensively, and fishing is a major industry in Canada. इसमें कहा कनाडा का 40% इलाका जंगलों से ढका है। कई क्षेत्रों में तेल, गैस और खनिज संसाधन पाए गए हैं, जिनके चलते संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ठीक है, ढेरों बड़े उद्योग हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। मूल निवासी यानी नेटिव पीपल। बात होती है नेटिव पीपल की कि नेटिव पीपल कौन थे। कहता है द अर्लीस्ट इनहैबिटेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका कम फ्रॉम एशिया ओवर 30,000 years ago on a land bridge across the bringing states, and during the last ice age 10,000 years ago they moved further south, और वो आगे चल करके साउथ की तरफ फर्दर हो गए। ध्यान दीजिएगा। फिर कहा कि उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बासिंदे 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए और 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के दौरान वे दक्षिण की तरफ बढ़े। ये देखना, these people lived in bands in villages along rivers valley. They ate fish, ate meat, and cultivated vegetables and maize. They often went on long journeys in search of meat, chiefly that the wisdoms the buffalo that roamed the grassland, but they only killed as many animals as they needed for food. ठीक है, जिसमें कहा ये लोग नदी घाटी के साथ साथ बने गांवों में समूह बनाकर रहते थे। वे मछली और मांस खाते थे और सब्जियां तथा मकई उगाते थे। वे अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाया करते थे और मुख्य रूप से उन्हें बाइसन यानी उन जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदान में घूमते थे, लेकिन वे उतने ही जानवर मारते थे जितने की उन्हें भोजन के लिए जरूरत होती थी। मतलब उतना ही हंटिंग करते थे एनिमल्स का जितना कि उनको उसकी नीड होती थी, क्योंकि उनके पास तो ऐसा सुविधा नहीं था कि उसको फ्रिज में रखिएगा, स्टोरेज करके रखिएगा, फ्रिज का तो अभाव था, इसीलिए उतना ही मारते थे जितना वह खा सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट। They did not attempt extensive agriculture, and since they did not produce a surplus, they did not develop kingdoms and empires as in Central and South America. उन्होंने बड़े पैमाने पर खेती करने की कोई कोशिश नहीं की और चूंकि वे अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने केंद्रीय तथा दक्षिणी अमेरिका के तरह राजशाही और साम्राज्य का विकास नहीं किया। ठीक है, इसलिए इतिहास में भी आप नॉर्थ साउथ अमेरिका के बारे में ज़्यादातर कुछ जानकारी नहीं इकट्ठा कर पाते हैं कि वहाँ ऐसे राजा थे, ऐसे एम्पायर थे, ऐसा आप यूरोप में देखते हैं। इन सब क्षेत्रों में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, बट लेकिन अगर हम साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं मिलता है। चलिए, they were content with the food and shelter they got from the land without feeling any need to own it. An important feature of their traditions was that of making formal alliances
and friendship and exchanging gifts. Gods were obtained not by buying them but as gifts. में कहा वह जमीन पर अपनी मलकियत की कोई जरूरत महसूस किए बगैर उससे मिलने वाले भोजन और आश्रय से संतुष्ट थे। उनकी परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी औपचारिक संबंध और दोस्तियां कायम करना तथा उपहारों का आदान प्रदान करना। चीजें उन्हें खरीदने की बजाय उपहार के तौर पर हासिल होती थी। जैसे एक वस्तु की जरूरत आपको है तो दूसरे वस्तु क्यों आपको होगी, तो एक दूसरे से एक्सचेंज काम करते थे। इसको हम लोग गुड्स को आदान प्रदान करके एक दूसरे की वस्तु, एक दूसरे की जो जरूरत होती है उसको फुलफिल करने का काम करते हैं। चलो आगे कहा, इन द 17th century the European traders who reached the north coast of North America after a difficult 2 months voyage were relieved to find the native people friendly and welcoming. Unlike the Spanish in the South America who were overcome by the abundance of gold in the country. These adventurers come to trade in fish and fur, in which they got the willing help of the natives who were expert at hunting. कहा 17वीं शताब्दी में 2 महीने की कठिन समुद्री अभियान के बाद उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर पहुंचे यूरोपीय व्यापारियों को यह देखकर सुकून मिला कि वहां के स्थानीय लोगों का व्यवहार दोस्ताना और गर्मजोशी भरा था। दक्षिण अमेरिका एक स्पेनियों के विपरीत जो वहां की सोने की प्रचुरता से अभिभूति हो गए थे, ये लोग मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे, जिसमें उन्हें शिकार कुशल देसी लोगों की ओर से अपेक्षित मदद मिली। ठीक है। In exchange for local products, the Europeans gave the natives blankets, iron vessels, guns, which was a useful supplement for bow and arrows to kill animals, and alcohol. The last items was something the native had not known earlier. It enabled them to dictate term of trade. The European occupied from the natives addictions to tobacco. कहा स्थानीय उत्पादों के बदले में यूरोपीय लोग वहां के बासिंदे को कंबल, लोहे के बर्तन, बंदूकें और शराब देते थे। वहां के बासिंदों का पहले शराब से परिचित नहीं था। वे जल्दी ही इसकी आदत के शिकार हो गए, जो कि यूरोपीय लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि उन्हें व्यापार के लिए अपनी शर्तें थोपने में सक्षम बनाया, और यूरोपीय लोगों ने उन मूल निवासियों से तंबाकू की आदत ग्रहण की। जो टबैको देखते हैं आप, आज बहुत बच्चे सुट्टा वगैरह ये सब देखा करते हैं, मारा करते हैं, देखा करते हैं, आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं। तो वह जो उसमें जो खैनी भरी जाती है वह वही नॉर्थ अमेरिका से आई थी। मक्का वगैरह भी वहीं से आपको देखने को मिलता है। मक्का वगैरह भी जिसको हम लोग मेज कहते हैं वहीं से आया था। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद म्यूचुअल परसेप्शंस, पारस्परिक धारणाएं। In the 18th century, Western Europeans
defined civilized people in terms of literacy and organized religious and urbanization. ध्यान दीजिएगा, अर्बनिज्म 18वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। जो शहर में रहता है वह ज्यादातर सभ्य सिविलाइज्ड होता है, इस तरह से करके उनकी बात होती थी। आगे कहा, a popular term was the noble savage. Some lines in a poem by the English poet William Wordsworth indicate another perspectives. Neither he or Rocio had met Native Americans, but Wordsworth described them as living amid wild, where Facey had a small liberty to grace the affections of extract them or refine, meaning that people living close to nature had only limited powers of imaginations and emotion. इसके लिए एक प्रचलित पद था उत्तम जंगली, द नोबेल सेवेज। एक दूसरा नजरिया अंग्रेजी के कवि विलियम वर्ड्सवर्थ और रूसी में से कोई भी किसी अमेरिकी मूल निवासी से नहीं मिले थे, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने उनका वर्णन करते हुए कहा कि वे जंगलों में रहते हैं, जहां कल्पना शक्ति के पास उन्हें भावना संपन्न करने, उन्हें ऊंचा उठाने या परिष्कृत करने के अवसर बहुत कम हैं, जिनका मतलब यह कि प्रकृति के निकट रहने वालों की कल्पना शक्ति और भावना अत्यंत सीमित होती है। उनकी जो भावना होती है, वो इमोशन जिसको हमने कहा, वो सीमित होती है। To the natives, the goods they exchanged with the Europeans were gifts given in friendship. For the Europeans, dreamings of becoming rich, the fish and fuel for were commodities which they could sell for a profit. Or in Europeans, the prices of the goods they sold varied from years to years depending on the supply. The natives could not understand this. They had no sense of the market in Faroe, Europe. They were puzzled by the fact that the European traders sometimes give them a lot of things in exchange for their goods, sometimes very little. They were also saddened by the greed of the Europeans in their impatience to get for the had sorted hunter of beavers, the natives were very uneasy, fearing that the animals would take heaven on them for these destructions. मूल बासिंदे यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीजों का आदान प्रदान करते थे, वे उनके लिए दोस्ती में दिए गए उपहार थे। जैसे फ्रेंडशिप में हम किसी को कोई अगर गिफ्ट देते हैं, उसी तरह से वह उसके उपहार थे। फिर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, दूसरी ओर अमीरी का सपना देखने वाले यूरोपीय लोगों के लिए मछली और रुएदार माल थे।
और जिसे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए यूरोप में बेचना था। इन बेची जाने वाली चीज़ों के दाम पूर्व की पूर्ति के आधार पर साल दर साल बदलते रहते थे। मूल निवासी उन्हें समझ नहीं सकते थे। उन्हें सुदूर यूरोप में स्थित बाजार का जरा भी बोध नहीं था। उनके लिए ये सब तो पहले जैसा था। यूरोपीय व्यापारी उनकी चीज़ों के बदले में कभी तो बहुत सारा सामान देते थे और कभी बहुत कम। वे यूरोपीय लोगों के लालच को देखकर भी दुखी होते थे। प्रचुर मात्रा में रोएदार खाल हासिल करने के लिए उन्हें सैकड़ों उद्बिलावों को हासिल किया था और मूल बासिंदे इससे काफ़ी विचलित थे। उन्हें डर था कि जानवर उनसे इस विध्वंस का बदला लेंगे। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही रहने दीजिए। आज की कक्षा आपकी इतना ही पे रहती है, अगली कक्षा के लिए इंतजार करें। ठीक है, इतना के लिए आप लोगों का बेहद बहुत बहुत धन्यवाद। अब यह कक्षा आप अपने मित्रों को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी लाभ उठाने का मौका दें। इतना के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्फिनिटी परिवार आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगी।